started. Well एस्पिरेंट्स, दिस इज सबानूर। तो आज की क्लास में जैसा कि आप सब लोगों को बताया गया था, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। पीएमएस के एस्पिरेंट्स के बारे में जब बात की जाती है तो पीएमएस एस्पिरेंट्स की एज कम्पेयर टू सीएसएस एस्पिरेंट्स गाइडेंस का इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, यहाँ उस तरीके से उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जाता बाय द मेंटोर्स, बाय द यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल अदर सोर्सेज एज वेल। सो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पीएमएस एस्पिरेंट्स को जो है वो फैसिलिटेट करने वाले हैं, क्योंकि आज का ये सेशन बेसिकली इस चीज के ऊपर फोकस्ड होगा कि वो तमाम लोग जो आने वाले वक्त में पीएमएस के एग्जाम्स देने वाले हैं या वो तमाम लोग जिनके पेपर्स कुछ दिनों के बाद हैं, वो किस तरीके से अपने पेपर्स को इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर कर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ जनरल टिप्स की बात करूंगी जिन्हें आप फॉलो करें तो आप अपने पेपर को काफी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर स्कोर। If we talk about PMS, Provincial Management Services, तो Provincial Management Services के अंदर या PMS के अंदर keep one thing in your mind कि आप सब लोगों को रिटन क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत कम्पीट करना पड़ता है, बिकॉज पंजाब की पॉपुलेशन जो है वहां पर कंपटीशन एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस बहुत ज्यादा है। आपको इंटरव्यू के अंदर भी बहुत ज्यादा कम्पीट करना पड़ता है और आपका इंटरव्यू जो कि आपका रिटन पार्ट के बाद नेक्स्ट फेज होगा वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिटन स्कोर। अगर आपका रिटन स्कोर अच्छा है तो आप इंटरव्यू पैनलिस्ट की तरफ से एक लीनियंसी को देखेंगे जब आप वहां पर जाएंगे। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते तो आगे चलकर भी आपको एक टफ टाइम को फेस करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप जितनी ट्रिक्स, जितनी टेक्निक्स या जितनी स्ट्रगल जो है वो कर सकते हैं वो इस फेज पे करें, क्योंकि अगर आप रिटर्न पोर्शन को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे चलकर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं रह जाती। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज का तस्करा भी करती चलूं कि जब हम पीएमएस की बात करते हैं तो पीएमएस के पेपर्स के अंदर या किसी भी तरह के एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, इवन इफ यू आर अपेयरिंग फॉर सीएसएस, इवन इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम और यू आर अपेयरिंग फॉर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जाम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू बिफोर द पेपर इज टू रिवाइज। इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरिड कि अच्छा अब क्या होगा, हाथ पांव आपके फूल जाए, इससे बेहतर है, सबसे बेहतरीन टेक्निक, सबसे अच्छी टिप जो मैं आप सब लोगों को दे सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द न्यू डाटा, आप बजाय इसके कि अफरा तफरी के अंदर, उलझन के अंदर नई चीजों को पढ़ना शुरू करें। डोंट डू दिस। इससे ये होगा कि आपने पिछले 3-4 महीनों में जो तैयारी कर रखी है, जिन चीजों की जो आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी हैं, आप उन्हें रिवाइज नहीं कर सकेंगे। और देखें, अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं कर सकते तो आप पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने अपनी 2-3 मंथ्स की मेहनत जो है उसे एट द स्पॉट बर्बाद कर दिया, बजाय इसके कि आप नई चीजों को लेकर चलें जो कि बहरहाल आपको पेपर में याद नहीं रह सकती हैं। आप चीजों को रिवाइज करने की तरफ आए, जितना आप चीजों को रिवाइज कर लें, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो फिर आप किसी डाटा की तरफ जाएं। अदरवाइज मेक श्योर कि आप पेपर से पहले जो भी आपने प्रिपरेशन करी हुई है, आप वो सारे का सारा डाटा जो है उसे रिवाइज कर कर पेपर में जाएं। और एक और बहुत अच्छी टेक्निक जो मैं यहाँ पर आप लोगों को दे सकती हूँ, देखें, घबराहट जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। इफ यू पीपल आर नर्वस, डोंट इवन थिंक सो कि आप जो है वो कुछ कर सकेंगे। जस्ट थिंक इन योर माइंड कि ओके, दिस इज एन अटेम्प्ट, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक अटेम्प्ट है। अगर मैंने इसे देना है तो मैंने इसे रिलैक्स होके, काम डाउन होके देना है एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जब आप अपने दिमाग को मेंटली वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर ये एक ऐसा टेक्निक है, ये एक ऐसा तरीकाकार है जिससे आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को वर्स्ट के लिए
प्रिपेयर रखें। उसके बाद जी हम लोग इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि अगर आप अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं पेपर के अंदर, बिकॉज आपके जो है बहुत हेक्टिक रूटीन हो जाता है, अपने साथ कोई कैंडीज वगैरह, कोई चॉकलेट्स वगैरह या खजूरें या पानी की बोतल जो है वो ज़रूर लेकर जाएं, ताकि आप वहां पर अपने एनर्जी लेवल को जो है मेंटेन रख सकें। अब आ जाते हैं हम पेपर की टिप्स की तरफ, हम उन टेक्निक्स की तरफ आ जाते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट फर्स्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज द पेपर प्रेजेंटेशन। आप किसी भी पेपर को कर रहे हैं, योर पेपर प्रेजेंटेशन इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। अच्छा, पेपर प्रेजेंटेशन से मेरी मुराद आपकी हैंड राइटिंग भी है, पेपर प्रेजेंटेशन से मेरी मुराद ये भी है द वे यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, द वे यू पुट द हेडिंग्स, द वे यू ड्रॉ द मैप्स और एनी अदर थिंग दैट यू आर पुटिंग इन योर पेपर। सबसे पहले हम लोग हैंड राइटिंग की बात कर लेते हैं। हैंड राइटिंग अच्छी होने से मुराद क्या है? हैंड राइटिंग अच्छी होने से मुराद ये है कि आप ऐसा लिखें जिसे पढ़ा जा सके, आप ऐसा लिखें जो कि एक एवरेज साइज का हो, ना तो वो बहुत छोटा होना चाहिए आपका फॉन्ट, ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, ना ही आप बहुत ज्यादा लार्ज फॉन्ट में लिखें, एक मीडियम फॉन्ट के अंदर लिखें। आपको अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा अजीबोगरीब लोग नजर आएंगे, खासतौर पे पीएमएस के पेपर में आपका ऐसे लोगों से आमना सामना होता है जो पेपर का आधा घंटा गुजरने के बाद जो है वो एक्स्ट्रा शीट का मुतालबा करना शुरू कर देंगे। डोंट वरी अबाउट सच सॉर्ट ऑफ पीपल। आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो बहुत बड़ा बड़ा करके लिखेंगे। डोंट वरी अबाउट सच सॉर्ट ऑफ पीपल। आपको एक मीडियोकर और एक सगेशियस अप्रोच जो है वो वहां पर दिखानी है। ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होगी। जब हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हैंड राइटिंग से मुराद मैं ये कह रही हूँ दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग कैलीग्राफी इन योर पेपर। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू राइट नीट एंड क्लीन। अब नीट एंड क्लीन लिखने से क्या मुराद है? नीट एंड क्लीन लिखने से मुराद ये है कि आप नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि सब लोग नीट एंड क्लीन लिख नहीं सकते। मसला यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग नीट एंड क्लीन लिखना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया होता है कि जी हम लोगों ने जल्दबाजी में जैसे का लिखा जाए वैसे का लिख देना है, हम लोगों ने जल्दबाजी में जैसे का लिखा जाए वैसे का लिख देना है, और दे आर नॉट कंसर्न कि एग्जामिनर उसको देखकर क्या एक जो है इंप्रेशन लेगा, एग्जामिनर उसको पढ़ सकेगा या नहीं पढ़ सकेगा। दिस इज नन ऑफ देयर कंसर्न। तो मेक श्योर दैट यू फैसिलिटेट द एग्जामिनर थ्रू योर हैंड राइटिंग एंड थ्रू योर पेपर प्रेजेंटेशन एज वेल। मूविंग अहेड हम लोग बात कर लेते हैं बैलेंस्ड अप्रोच की। मैं इन्हीं चीजों को आगे डिटेल में चलकर डिस्कस करूंगी। व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस्ड अप्रोच, बाय बैलेंस्ड अप्रोच आई मीन टू से कि देखिए you need to emphasize on each and every segment or portion or section of your paper. If you are attempting a paper of Pakistan affairs, you people are supposed to attempt 5 questions in the paper of Pakistan affairs. The first question is a compulsory question and rest of the 4 questions are optional. Now each question जो है उसकी weightage क्या है? Each question has a weightage of 20 marks. तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप एक क्वेश्चन को जो है वो 40 मार्क्स का वेटेज दे देते हो और बाकी क्वेश्चंस को आप 10 मार्क्स का वेटेज दे पाते हो। यहाँ पर बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ही मैं एक और चीज को एक्सटेंड करती चलूं दैट व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस्ड अप्रोच वी नॉट ओनली मीन बैलेंस्ड अप्रोच, वी आल्सो मीन द टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज द इनहेरेंट स्किल थ्रू विच यू आर एबल टू मेंटेन द बैलेंस्ड अप्रोच। जब मैं बात करती हूँ इस चीज की कि आप बैलेंस्ड अप्रोच को किस तरीके से मेंटेन करें। अब जी देखिए आप सब लोगों को इस चीज का पता है दैट यू हैव 4 क्वेश्चंस। आप उन 4 क्वेश्चंस को यू डिवाइड ईच क्वेश्चन कि आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन इन 40 मिनट्स। आप हर सवाल पे 40 मिनट्स का टाइम लगाते हो। इट मीन्स दैट आप हर एक सवाल को इक्वल वेटेज दे रहे हो। आप एग्जामिनर को कहीं ये नहीं दिखा रहे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। एग्जामिनर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 20 मार्क्स में से 40 मार्क्स दे दे। उसने आपको 20 में से अगर मैक्सिमम भी दिए तो वो 13 होंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप हर एक सवाल के साथ इंसाफ करते हैं, आप हर एक सवाल के ऊपर जो है वो अपनी बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं और इक्वल एम्फेसिस करते हैं, इक्वल जो फोकस है वो आप हर एक क्वेश्चन को देते हैं। उसके बाद एक और चीज है टू द पॉइंट आंसर। देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। एक वो स्टूडेंट्स है
who are overconfident and who believe कि उन्हें सब कुछ आता है. This is not a bad approach. अगर आपके पास ये approach है तो बहुत अच्छी चीज है, because ये कहीं आपको बचाती भी है. लेकिन excessive self confidence जो है, excessive over confidence जो है, वो क्या करेगी? Excessive over confidence जो है वो आपको off the point approach की तरफ ले जाएगा. Now what is the off the point approach? जब मैं off the point approach की बात कर रही हूँ, suppose the examiner is asking you about similar deputation and you are explaining him 14 नकात of कायदे आज़म. आप उसे कायदे आज़म के 14 नकात की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं. If he is asking you कश्मीर issue और आप उसे पैलेस्टाइन issue की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, it means that you don't know the answer और आप सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं. You are just trying to fill up the space. तो कोशिश ये करें कि आप स्पेस को फिल अप ना करें. अपने आप से आप ये पूछें, अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं कि मैंने वही बात बताई है दैट द एग्जामिनर इज आस्किंग फ्रॉम मी, या मैंने कोई ऐसी बात बताई है जो कि एग्जामिनर मुझसे पूछ ही नहीं रहा था. हमारा पीएमएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जो है एसए का पेपर, उसमें स्टूडेंट्स क्यों इतने ज्यादा फ्लंक होते हैं? द रीजन बिहाइंड दिस फैक्ट इज दैट दे आर अनेबल टू आंसर according to the question being asked from them. They are not able to maintain to the point approach. तो अगर आप इस अप्रोच को मेंटेन नहीं कर पाते, इसका बेहतरीन तरीका जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, while you are attempting any sort of question, आप किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करें, whether you are writing down an essay or you are doing any sort of question, आप उस क्वेश्चन को मुसलसल, एक तो तरीकाकार ये है कि आप पहले अपने हर एक क्वेश्चन की एक आउटलाइन जो है वो बना लें. देखिए, जब आप अपने हर एक क्वेश्चन की आउटलाइन बना लेते हैं, यू टेक 5 to 7 minutes टू ड्रॉ और टू इवॉल्व एन आउटलाइन. इट मीन्स आपको अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को फोकस्ड रखने का मौका मिल गया है. अगर आपको अपनी सोच और अप्रोच को फोकस्ड रखने का मौका मिल गया है तो दैट्स गुड इनफ. ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप आगे चलकर अपने क्वेश्चन के तमाम पोर्शंस के साथ इंसाफ कर सकेंगे. सिर्फ और सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि आपने हर एक सवाल के साथ इंसाफ करना है, जरूरी ये भी है कि आपने सवाल के हर एक पोर्शन के साथ इंसाफ करना है. जैसा कि मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है, उसकी बॉडी है, उसका कंक्लूजन है, जैसा कि ऐसे के अंदर आपसे पूछा जाता है. तो कोशिश करें कि आप उस बैलेंस्ड अप्रोच को आंसर के अंदर भी मेंटेन करने की कोशिश करें. ठीक है जी. एक और चीज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी, कोशिश ये करें कि आप हर एक सवाल को अटेम्प्ट करें. नेवर मिस एनी क्वेश्चन. देखें, हर एक सवाल का मैंने आपको बताया, हर एक सवाल के मार्क्स जो हैं वो उसको डेडिकेटेड है. आपको उसमें से जो है आप कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें से ऑब्टेन करेंगे, कुछ ना कुछ गेन करेंगे. लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पर, मिसाल के तौर पर आप 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन टोटली मिस कर देते हैं, आप उसमें से कुछ भी गेन नहीं करेंगे. इट मीन्स कि आपने 20 मार्क्स का जो है वो पूरा लॉस कर दिया. लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो मे बी आप उसमें से कोई 3 और 4 मार्क्स गेन कर ले. वो 3 और 4 मार्क्स में भी आपको जो है वो बचा ले. देखिए, एक चीज याद रखिएगा, सीएसएस के अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है. स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात 1-2 ऑप्शनल्स में फेल होते हैं, लेकिन जब पीएमएस की बात करते हैं तो आप किसी भी पेपर में फेल हो सकते हैं. आप उर्दू में फेल हो सकते हैं, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं. चाहे आपने प्रिपरेशन किया, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो आपको बहुत भारी पड़ जाती है. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप वो करें तो आप किसी हद तक अपने मार्क्स को ना सिर्फ बचा सकते हैं, आप अपने 10 मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. ना सिर्फ अपने 10 मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि अपनी अटेम्प्ट को भी बचा सकते हैं. नंबर 1, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन, आपकी हैंड राइटिंग बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है वो आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए. आप ऐसा करें कि आप अपना पहला जो आपको बेहतरीन सवाल आता है, आप उसकी बेहतरीन आउटलाइन, उसकी बेहतरीन हेडिंग्स जो है उन्हें बनाएं. आप कितनी अच्छी हेडिंग्स, कितनी अच्छी ईच क्वेश्चन की आउटलाइन बनाते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. बिकॉज देखें, आप एग्जामिनर को एक लिस्ट ऑफ कंटेंट्स देकर उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं और एग्जामिनर इस फैसिलिटेशन के लिए आपको जरूर पे बैक करेगा, वो जरूर आपको रिवार्ड करेगा.
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि अगर आप एग्जामिनर को अपनी हैंड राइटिंग से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपने अच्छे जेस्चर से, अपने क्लीन एंड जो है वो नीट एंड क्लीन पेपर से फैसिलिटेट करते हैं, तो आप किसी हद तक जो है वो अपने मार्क्स को सिक्योर कर लेते हैं। एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज दैट स्टूडेंट्स ऑफन निग्लेक्ट इज द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नाउ पीएमएस के अंदर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आपको 20 मार्क्स का फिल इन दी ब्लैंक्स पूछा जाता है। इस्लामिक स्टडीज के पेपर में आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और ये जो आपके मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स पाकिस्तान अफेयर्स के और 20 मार्क्स जो है इस्लामिक स्टडीज के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे 15 मार्क्स जो है उन्हें सिक्योर कर लेते हैं, अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी हुई है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बताऊं कि पीएमएस के जो आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं पूछा जाता, आपको 4 क्वेश्चंस की बजाय 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे मजीद डिफिकल्ट हो जाता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इसी वजह से फेलियर का रेशो ज्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम पे अपने पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते, उनका एक आधा सवाल रह जाता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट ऑप्शनल पेपर्स में बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने टाइम को मैनेज करके रखें। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो आपका एक फुल फ्लेज पेपर है जनरल नॉलेज का, जिसके बारे में सर मौजम हमारी स्पेशल फैकल्टी है जो कि 1 पेपर के सारे सेशन को डील करते हैं, वो जो है वो इस सेशन के लास्ट पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे। उसके बाद हम लोग बात कर देते हैं हेडिंग्स की। देखें आप कितनी इफेक्टिव और कितनी आई कैचिंग हेडिंग्स बनाते हैं। आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, जो कि एक इशू है स्टूडेंट्स के साथ, या अगर आप उर्दू में पेपर्स कर रहे हैं, आप पाकिस्तान अफेयर्स को और इस्लामिक स्टडीज को उर्दू में कर सकते हैं, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप उर्दू में कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप बहुत अच्छी किस्म की हेडिंग्स बनाएं। आपके अल्फाज जो है वो बहुत अच्छे और बहुत मेच्योर होने चाहिए, और आप उसकी सब हेडिंग्स भी बनाएं जिससे कि एग्जामिनर को आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का पता चलता है। तो जी अब बात कर लेते हैं पीएमएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की। पीएमएस के 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। सीएसएस के अंदर आपके अंदर जो है वो डिफरेंस जीएस से, जनरल साइंस एंड एबिलिटी और करंट अफेयर्स का है। यहाँ पे उसकी जगह हमारे पास उर्दू कंपल्सरी का पेपर और जनरल नॉलेज का पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पीएमएस के ऐसे पेपर को। पीएमएस के ऐसे पेपर की अगर हम बात करें तो देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स हु डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऐसे पेपर ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस। द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऐसे पेपर ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस is the time. Basically, in CSS, you are given an essay and you are supposed to attempt that essay in 3 hours. While in PMS, you are only assigned 2 hours and you are supposed to attempt that essay in 2 hours only. तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। The second difference is the difference of the topics. याद रखिए CSS के अंदर आपको जो टॉपिक्स दिए जाते हैं, I always say they are always global in nature. बहुत कम ऐसा होता है कि सीएसएस के अंदर आपको नेशनल इश्यूज के ऊपर जो है वो ऐसे आ जाए, बहुत कम ऐसा होता है। जबकि पीएमएस के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो टॉपिक्स दिए जाते हैं, एक तो वो ग्लोबल नेचर के नहीं होते, बहुत कम दफा ऐसा होता है, देयर माइट बी some exceptions, लेकिन most of the time they are global in nature. Like he can ask you about the corruption, he can ask you about the accountability, he can ask you about the economic crisis of Pakistan, he can ask you about the governance issues of Pakistan, likewise इस तरीके से, या water crisis of Pakistan, इस तरीके के topics वो आपको most often देता है। एक तो ये फर्क हो गया। एक और चीज आप लोग याद रखें कि CSS की निस्बत PMS के पेपर में आपको जो लिटरेरी एसेस दिए जाते हैं वो ज्यादा है। आप जब अपने पीएमएस के ऐसे पेपर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप एक लिटरेरी ऐसे को भी एक्सपेक्ट करें। अब हम आ जाते हैं कि हमने पीएमएस का ऐसे पेपर करना कैसे है। बिल्कुल सीएसएस की तरह यू आर सपोज टू मेक एन आउटलाइन। कोशिश करें कि आपकी आउटलाइन, आप अगर अपनी आउटलाइन को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं और उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन को एक बहुत ही वर्बोस और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ अटेम्प्ट कर लेते हैं,
آپ اپنی آؤٹ لائن کو اگر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بنا لیتے ہیں, آپ کی کیٹیگرائزیشن بہت اچھی ہے, آپ کی فریزنگ بہت اچھی ہے, آپ کا انٹروڈکشن بہت آئی کیچی ہے, آپ نے اس میں ایڈیومیٹک ایکسپریشن یوز کیا ہے, آپ نے فریزل وربس کو استعمال کیا ہے, تو آپ ایگزامینر کی نظر میں جو ہے ایک گڈ امپریشن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کا جو ایک چانس ہے ایسے پیپر کو پاس کرنے کا وہ انکریز ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ آؤٹ لائن کے اندر آف دا پوائنٹ اپروچ شو کرتے ہیں, آپ ایگزامینر کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ایسے کے ٹاپک میں آتی ہی نہیں ہے, تو آپ وہیں پر جو ہے وہ اپنے ایسے پیپر سے جو ہے وہ فلنک ہو جائیں گے. تو میک شیور کہ آپ اپنے ایسے کی آؤٹ لائن کو بناتے وقت بہت زیادہ کاشیس رہیں, ہر ایک پوائنٹ پہ اپنے ٹاپک کو بار بار دیکھیں اینڈ ٹرائی ٹو آسک یور سیلف ایم آئی آف دا پوائنٹ اور ایم آئی آن دا پوائنٹ. اگر آپ آن دا پوائنٹ جا رہے ہیں, اگر آپ ٹو دا پوائنٹ جا رہے ہیں تو دیٹس سپرب. موونگ اہیڈ, ہمارے پاس پی ایم ایس کا 2019 کا پیپر بھی ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. کرپشن پہ آپ کو کوشچن آیا ہے, سی پیک پہ آپ کو کوشچن آیا ہے, ہائر ایجوکیشن پہ آپ کو کوشچن آیا ہے, اور اس کے بعد آپ کو آیا ہے کہ پاکستان اس گلوبلائزڈ ورلڈ میں اور ملٹی کلچرل کنٹری میں کس طریقے سے جو پروگرس کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے وہ کوشچنس ہیں, سارے کے سارے وہ ٹاپکس ہیں جو کہ پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرس کو ڈیل کرتے ہیں. آپ انہیں پاکستان افیئرس میں بھی پڑھ چکے ہوں گے. اس کے بعد ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی اور جیو اسٹریٹجک لوکیشن آف پاکستان پہ آپ کو ٹاپک آیا. ایک اور چیز میں یہاں پر ایکسپیرینس آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 2019 کا پیپر ایک ایکسیپشن تھا. اگر آپ 2017 کا پیپر دیکھیں گے تو وہاں پہ 4 لٹریری ٹاپکس آپ سے پوچھے گئے ہیں. تو اس دفعہ 2020 کے پی ایم ایس کے پیپر میں ہم بہت سارے لٹریری ٹاپکس کو بھی جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور ہم کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس کو بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے چلے تو ہم آ جاتے ہیں اپنے ایسے پیپر کی ٹپس کے اوپر. سب سے پہلے تو خیال رکھیں کہ آپ نے ایک رائٹ ٹاپک کو آپٹ کرنا ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک رائٹ ٹاپک کو کیسے آپٹ کیا جا سکتا ہے, تو اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ورژن میں ایک ویڈیو ہے. ہمارا چینل ہے انسٹیٹیوٹ آف کیریئر سروسز, ہمارا یوٹیوب پیج ہے انسٹیٹیوٹ آف کیریئر سروسز, اور ہمارا فیس بک کے اوپر بھی جو ہے پیج انسٹیٹیوٹ آف کیریئر سروسز کے نام سے, وہاں پر یہ ایک لیکچر اویلیبل ہے. ادروائز آپ ایڈمن کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اس کا لنک بھیج دے, آپ اسے سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ٹاپک کو سلیکٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. دس از ویڈیو جو کہ آپ کی ورتھ واچنگ ہے, آپ اسے ضرور دیکھیں, آپ کو بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائے گی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم لوگ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر. یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پی ایم ایس کا ایک بھی جو ٹاپک ہے, ایک بھی پیپر جو ہے ایسے کا خاص طور پر اٹیمپٹ نہیں کیا, تو بی ویری ویری کاشیس, بیکاز آپ بہت زیادہ مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. آپ کو مشکل سے 25 منٹس ملتے ہیں ٹو ایوالو یور آؤٹ لائن, اینڈ آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو گو تھرو یور انٹروڈکشن. اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس آدھا گھنٹہ رہ جائے تو اس وقت آپ نے سوچنا ہے کہ ناؤ آئی مسٹ موو ٹوورڈ سجیشنز اینڈ کنکلوژن, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنے اینڈ کو مس نہ کر دیں. اس کے بعد آؤٹ لائن میکنگ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آؤٹ لائن آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہونی چاہیے. آپ کی آؤٹ لائن کے اندر فریزز بہت خوبصورت ہونی چاہیے, وربوس ہونی چاہیے. یور آسٹنٹیشیس لینگویج کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول اوور ہیئر. Now آپ کا انٹروڈکشن کا جو پورشن ہے, trust me, if your introduction is powerful enough and if you are using idiomatic expression, آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے ایسے پیپر کو سیو کر سکتے ہیں. آ جاتے ہیں ہم لوگ پریسی اینڈ کمپوزیشن پیپر پہ. ایز کنٹریری ٹو دا سی ایس ایس پریسی پیپر, پی ایم ایس کا پریسی پیپر جو ہے فارچونیٹلی بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. یو آر گیون ویری ایزی کوشچنز اوور ہیئر اینڈ ٹائم مینجمنٹ از نو ایشو. لیکن if you are not very good enough in writing, I mean if your speed is not good enough, تو میک شیور کہ آپ پریسی اینڈ کمپوزیشن پیپر پہ بھی ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں آپ نے کس پورشن کو کتنا ٹائم دینا ہے. پیپر پریزنٹیشن یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بہت آسان پیپر ہے. اگر آپ اپنی پیپر پریزنٹیشن کو اچھا کرتے ہیں تو یو کین ایزیلی سیکیور 60 to 70 مارکس اوور ہیئر. تو کوشش یہ کریں کہ آپ یہاں پہ اپنی پریزنٹیشن کو امپروو کریں. ایک کوشچن لائک لیٹس سے آپ نے جو ہے وہ ایک کوشچن کیا جو کہ سینونیم انٹونیمز کا تھا یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا تھا, ٹھیک ہے جی. اس کوشچن کو کرنے کے بعد آپ اپنے کوشچن کو ختم کرنے کے بعد ایک لائن لگائیں, ایک حاشیہ لگائیں. اس کے بعد آپ نیکسٹ کوشچن کی ہیڈنگ دیں کہ کوشچن نمبر جو ہے 3 ہے یا 4 ہے,
और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आप हर क्वेश्चन को जो है वो एक नए पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट अगेन यहाँ पर की है, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप लोगों का सवाल है। सबसे पहले 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पहले जो है एक्सपेंशन दी जाती थी, अब आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। यू आर आस्क्ड कि आप 200 वर्ड्स का जो है वो एक पैराग्राफ लिखें। 200 वर्ड का पैराग्राफ जो है वो उसके ऊपर आपको एक आधा लिटरेरी टॉपिक भी आ सकता है और करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको 20 मार्क्स की वेटेज जरूर दें। उसके बाद आ जाते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर। 10 आपको यहाँ पे इडियम्स दिए गए हैं, आपने इन्हीं को अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। इसके लिए भी आप कोशिश करें कि बहुत ही नीट एंड क्लीन अंदाज में आप एक लाइन पे अपना इडियम लिखें, एक लाइन पे उसको सॉल्व करें बहुत ही अच्छे तरीके से। देन आप आ जाते हैं लेटर और एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप लोग इस चीज का ख्याल रखें कि कोई भी ऐसी चीज ना करें जो कि आपको टेक्निकलिटी में ले जाए, ठीक है। अगर आपको टेक्निकलिटी में कोई चीज ले जाती है, लाइक अगर आप एप्लीकेशन को देखें तो एप्लीकेशन जो है इट इज ऑफ टेक्निकल नेचर। डोंट अटेम्प्ट एनीथिंग ऑफ टेक्निकल नेचर अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट इट। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट देन स्किप दैट थिंग, ठीक है जी। उसकी बजाय आप इजी वाली चीज पे चले जाएं। उसके बाद आ जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के पोर्शन के ऊपर। अगेन बहुत इजी पोर्शन है। आप आ जाते हैं नरेशंस के ऊपर, बहुत इजी पोर्शन है। अगर आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आते हैं तो आप इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। देन सूटेबल प्रेपोजिशन, अगर आपने प्रेपोजिशन को प्रिपेयर किया हुआ है या इस तरीके से आपको पंक्चुएशन आ सकती है। आगे जी आपको प्रेसी का पैसेज आ गया, आप सब लोगों को पता है। व्हाट डू यू मीन बाय डूइंग प्रेसी? याद रखें कि वो तमाम लोग जिन्हें इसके बारे में कोई गलत फहमी है, प्रेसी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने पैराग्राफ की समरी लिखें। प्रेसी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप प्रेसी के अंदर सिनोनिम एंटोनिम्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेसी के अंदर आप जो है वो डिफिकल्ट वर्ब लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते। रादर प्रेसी सादा अल्फाज में आपके पैराग्राफ की जो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, उसे लिखना होता है। देन एक बहुत आसान सवाल, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इसे आप कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश टेंसेस के बारे में कोई एम्बिग्विटी है तो अगेन आप हमारे यूट्यूब पेज पे जाएं, इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज, वहां पे बेसिक इंग्लिश टेंसेस की एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके में आपको बेसिक इंग्लिश टेंसेस बताए गए हैं, आप उन्हें वहां से देख के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आ गया जी उर्दू का पेपर। ये एक ऐसा पेपर है जो बहुत सारा लोगों के लिए एक पावर, एक जो है एक स्ट्रेंथ भी साबित होता है, और ये एक ऐसा पेपर भी है दैट कैन बी अ वीकनेस ऑफ यू। नाउ व्हाट आर द रीजंस दैट उर्दू पेपर कैन बी अ वीकनेस? बिकॉज उर्दू के अंदर there are 2 to 3 questions that can be very hard for you. The first question is, let me show you. The first question is किसी भी एक मौजू पर मजमून लिखिए। If you are not well versed in Urdu or if you have got your education from English medium school, so it will be very hard for you. Even हमारा जो उर्दू का सेशन था उसके अंदर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो डिक्टेशन की मिस्टेक्स कर रहे थे। तो याद रखें कि इमला की गलतियों का यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है। बहुत ध्यान के साथ अपने मजमून को करिए। 30 नंबर का मजमून है, इसके साथ आपको इंसाफ करना है। इक्तबास जो है वो बिल्कुल, तलखीस जो है वो बिल्कुल प्रेसी की तरह है। आपने बिल्कुल यहाँ पर भी क्या करना है, आसान अल्फाज में अपने पैराग्राफ की जो अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है उसे आसान अल्फाज में लिख देना है। उसके बाद जुमलों को दुरुस्त कीजिए। कलीदे उर्दू एक किताब है, आप सब लोग इजीली उसे दे सकते हैं। आजकल तो शायद उसका कोई उल्टा पुल्टा ऑनलाइन वर्जन भी चल रहा था, तो आप जो है वहां से ये जुमलों की दुरुस्ती को एक दफा पढ़ लीजिए तो आप लोगों का ये पोर्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगेन आपके 5 जुमलों को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। इवन दो अगर आपको किसी एक मुहावरे की समझ नहीं आ रही कि भाई मैंने इस मुहावरे को किस तरीके से करना है, फिर भी आप कोशिश करें कि आप उस मुहावरे को अपने जुमले में इस्तेमाल करने की जरूर कोशिश करें। और जुमला आपका चाहे वो इंग्लिश प्रेसी का है, प्रेसी पेपर का है या वो उर्दू का है, वो एक मेच्योर सेंटेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अमजद ने उसे हाथों हाथ लिया। एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसके अंदर आप जो है अपनी सेंस को कन्वे कर सके। उसके बाद आ जाते हैं दर्ज अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह कीजिए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस पोर्शन से जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बात याद रखें कि अशार जो पूछे जाते हैं वो बहुत आसान होते हैं। ज्यादातर आपको मिर्जा गालिब, इलामा इकबाल, परवीन शाकिर, फैज अहमद फैज, मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, इस तरह के जो शोरा हजरात हैं इनके अशार पूछे जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आपको किस शायर का शेर जो है वो पूछा जा रहा है। अगर तो आपको शेर की समझ आ रही है तो सबसे पहले शेर का मफहूम लिखें, उसके बाद शेर के जो है वो मुश्किल अल्फाज के मानी लिख दें, उसके बाद शायर का तारुफ,
اور اس کے بعد اس کی تشریح اور اس کے بعد حاصل کلام کی طرف چلیں. اگر آپ کو اردو کے پیپر میں مضمون لکھتے وقت یا اشعار کی تشریح کرتے وقت کوئی ایسا شعر یا کوئی ایسی بات یاد آئی ہے جسے کہ آپ اپنی گفتگو کے اندر انکلکیٹ کر سکتے ہیں اور جو کہ آف دا پوائنٹ نہیں ہے، تو آپ ضرور ایسی بات کو جو ہے وہ ایڈ کریں، ضرور ایسی بات کو جو ہے وہ آپ لکھیں. آگے چلتے ہیں تو ایک اور کوشچن ہے اردو کا جس کے اندر اردو درج ذیل عبارت کا رواں اردو میں ترجمہ کیجیے. یہاں پہ ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ دیکھیں پی ایم ایس کا پریسی کا پیپر اور پی ایم ایس کا اردو کا پیپر، یہ دونوں ایسے پیپرز ہیں جس کے اندر آپ کو ٹائم کا ایشو نہیں ہوتا، موسٹ آفن ٹائم کا ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم بہت ایزیلی مینج ہو سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ بہت ہی سلو چلیں. ٹائم کا پھر بھی ایشو ہو سکتا ہے آپ کو، مطلب آپ کے 15 منٹس ایکسٹرا بچ جاتے ہیں اگر آپ ایوریج رائٹر ہیں تو. اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ جو 15 مارکس کا رواں اردو میں ترجمہ اور پریسی پیپر کے اندر انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن جو دی گئی ہے، اسے آپ پہلے رف ورک میں کر کے دیکھ لیں، مطلب آپ اسے رف کر دیکھ لیں تاکہ آپ اسے بہترین کر سکیں. اسی طریقے سے آپ اپنی پریسی کو یا اپنی تلخیص کو بھی کر دیکھ سکتے ہیں، جس سے کہ یہ ہوگا کہ آپ اسے زیادہ بہترین الفاظ کے اندر لکھ سکیں گے. آ جاتے ہیں جی ہمارے پاکستان افیئرس کے پیپر کی طرف. پاکستان افیئرس کا پیپر میں آپ کو بتاؤں اور اسلامک اسٹڈیز کا پیپر پی ایم ایس کے اندر بہت مشکل ہوتے ہیں یہ دونوں پیپرز. سی ایس ایس کے اندر جو ہے یا پھر میں اگر دوسرے طریقے سے بات کروں تو ایسے اور پریسی کے سوا سی ایس ایس کے تمام پیپرز آسان ہوتے ہیں، جبکہ پی ایم ایس کے اندر آپ آسان پیپرز کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ دل چھوڑ کے بیٹھ جائیں that the paper would be very difficult اور ہمیں جو ہے وہ اسکپ کر دینا چاہیے. پیپر wouldn't be difficult اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو، بیکاز پاکستان افیئرس کے اندر بھی آپ کو جب سی ایس ایس کے اندر کوشچن آتے ہیں تو وہ کرنٹ افیئرس ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن جب پی ایم ایس کے اندر پاکستان افیئرس کا پیپر آتا ہے تو وہ زیادہ ہسٹری سے پوچھا جاتا ہے. تو میک شیور کہ آپ کو ہسٹری کے اوپر اچھی خاصی گرپ ہے. سب سے پہلے آبجیکٹو پورشن جو ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر دیکھیں آپ اس میں سے 15 مارکس سیکیور کر لیتے ہیں، کم از کم 15 مارکس آپ اس میں سے سیکیور کر لیتے ہیں، آپ کے پاکستان افیئرس کے کسی اور سوال میں 15 مارکس نہیں آتے. یو اونلی گیٹ 13 مارکس اگر آپ میکسیمم بھی حاصل کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ 15 to 18 کوشچن جو ہے وہ صحیح کر لیتے ہیں اپنے آبجیکٹو ٹائپ، تو آپ اپنے اوپر ایک بہت بڑی مہربانی کر رہے ہیں. اس کے بعد ہر ایک کوشچن پہ فوکس کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک سوال جو ہے اٹ از آف 20 مارکس، تو آپ کوشش کریں کہ اسے 20 مارکس کی ویٹیج جو ہے وہ ضرور دیں. آپ ڈائیگرامس کی صورت میں بھی اپنی انفارمیشن کو آرگنائز کر سکتے ہیں. لیٹس سے یو آر بینگ آسکڈ اباؤٹ دا ابتدائی مشکلات آف پاکستان، تو آپ جب ابتدائی مشکلات آف پاکستان بتا رہے ہیں تو آپ انہیں ڈائیگرام کی صورت میں جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. کوٹیشنز اگر آپ کو کسی اچھے رائٹرز کی آتی ہیں تو آپ انہیں لکھ سکتے ہیں. بیلنسڈ اور ٹو دا پوائنٹ اپروچ جو ہے وہ اگین یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ پی ایم ایس کے اندر پاکستان افیئرس کے پیپر میں اور اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں، آپ کو ایک سوال کے اندر اگر یہاں پر کوئی ایسا کوشچن آیا ہو، آپ کو ایک کوشچن کے اندر اسلامک اسٹڈیز کا پیپر جو ہے وہ لاسٹ ایئر اسی طریقے کا تھا، یا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں پاکستان افیئرس کا کوشچن نمبر 2 ہے. کوشچن نمبر 2 کہتا ہے واٹ واز دا کنٹریبیوشن آف دا مسلم پریس ان دا اسٹرگل فار کریشن آف پاکستان، ایگزامن دا رول آف پرومیننٹ مسلم جرنلسٹ ان دس ریگارڈ. کوشچن نمبر 2 ہے یہ. دیکھیں اگر آپ کو ایسا کوشچن آتا ہے اس کا مطلب ہے کوشچن کے 2 حصے ہیں، آپ کو ان دونوں حصوں کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ کو صرف اور صرف یہ نہیں بتانا کہ کیا کنٹریبیوشن تھا مسلم پریس کا، آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پرومیننٹ مسلم جرنلسٹ کا کیا رول تھا. اگر آپ کو ایسا کوئی کوشچن آ جاتا ہے جس کے اندر آپ کو ایک کوشچن میں 2 پورشن پوچھے جاتے ہیں، یا آپ کو کوئی ایسے آ جاتا ہے جس میں آپ کو ایک ٹاپک میں 2 ویریبل پوچھے جا رہے ہیں، تو آپ نے دونوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اس کے بعد ہی آ جاتے ہیں ہم لوگ پاکستان افیئرس کے پیپر کو اٹمپٹ کس طریقے سے کریں. یہ پورشن سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایسپیرنٹس دونوں کے لیے ہے. سب سے پہلے یاد رکھیں ایک بہترین ایسے، ایک بہترین پاکستان افیئرس کا یا کرنٹ افیئرس کا کوشچن وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایک آپٹیمسٹک اپروچ کو مینٹین کر سکیں. انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یار حالات تو بہت برے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی ڈسگرنٹلڈ نیشن،
You should show a very optimistic approach. You should show a brighter side of the picture whenever you are concluding your essay. If you are writing an essay or if you are attempting a question on any issue, you need to show a very optimistic approach. Then your handwriting should be written in a medium font, और ये इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए कि ये पढ़ी जा सके. Then avoid revolutionary approach. Don't write bad remarks or bad things about the institutions or the personalities or the political personalities of Pakistan. Try to show a balanced and decent approach. Instead of pinpointing the institutions of Pakistan, या आप बजाय कि आपको दो चार बातें पता चल जाती हैं, बाज़ औक़ात आज तो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ें, ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो बड़ी सर्कुलेट करती रहती हैं, उन चीज़ों का तस्करा नहीं करें. ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की तरफ लॉयल्टी और रिस्पेक्ट लिखें. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इमरान खान, राइट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. इंस्टेड ऑफ राइटिंग नरेंद्र मोदी, राइट जो भी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी. ठीक है, ताकि आप एक बेसिक जो है वो सही सा जार्गन इससे मेंटेन कर सके. उसके बाद आप बुक्स, पर्सनालिटीज, मैप्स, इनको कोट कर सकते हैं. आगे चलें तो आपने इस चीज को फिगर आउट करना है ऐसे के अंदर, करंट अफेयर्स में और पाकिस्तान अफेयर्स में, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ योर क्वेश्चन. Sometimes your question can be on relations between states. Let's say he is going to ask you about Pakistan and US relations. Now आपको उसकी strengths, उसकी weaknesses, उसकी opportunities और उसकी threats को जो है वो analyze कर लेना है, brainstorm कर लेना है, अपनी outline को maintain कर लेना है. यहाँ अगर आपको ऐसा ऐसे भी आ जाता है जिसके अंदर आपको ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है जिसपे आप SWOT analysis को जो है वो अप्लाई कर सके तो उसे यूज करें. नेक्स्ट वन इज टेस्ट एनालिसिस. ये ज्यादातर हम अपने एसेस में करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये क्वेश्चंस के ऊपर भी होता है. अगर आपको भी सिस्टम आ जाता है, लाइक ही सेज कि आप लिखें, आप तस्करा करें किसी भी चीज का, किसी भी मुल्क का या किसी भी इशू का, आपको वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कह सकता है. तो आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल उसकी जो है वो चीजें उनको डिस्कस करते हैं. इसे पेस्ट एनालिसिस कहते हैं. और इसके अंदर आप अपनी मर्जी, अपनी समझ बूझ के मुताबिक मजीद कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं. लेट्स से हम इसके अंदर ग्लोबल, एक्सटर्नल, इंटरनल, इस तरह की अप्रोचेस को ऐड कर सकते हैं. Then cause and effect analysis और systematic analysis आ जाता है. If he is asking you about any system, let's say he is asking you about the political system of Pakistan, obviously now you are going to analyze the system of a state, तो उसे आप systematic analysis कहते हैं. Then एक और चीज जो आप लोगों को बतानी चाहिए वो है use of question box. Question box के अंदर if he is asking you कि आप identify करें या state करें, तो उसका मतलब है कि सिर्फ आपने बताना है what, क्या. अगर वो आपको कह रहा है एक्सप्लेन करें तो उसका मतलब है क्या और क्यों. अगर वो आपको कह रहा है इवेलुएट करें तो उसका मतलब है क्या, क्यों और कैसे प्लस कंक्लूजन, जो कि हमेशा आपका जो है वो पॉजिटिव नोट पे होता है. अब जी मैं हैंड ओवर करूंगी क्लास जो है वो सर मौजम को, जो कि आपको जीके के बारे में कुछ टिप्स जो है वो शेयर करेंगे. आई होप सर मौजम इन क्लास. जी थैंक यू मैडम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. दिस इज मौजम अली. काइंडली लेट मी नो कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. जो एस्पायरेंट्स जो हैं वो मेरे से सेशन अटेंड कर चुके हैं, वो तो मुझे जानते हैं. अदर देन जो उनके अलावा एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि करंटली आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर. अच्छा जी, हम डायरेक्टली वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ आते हैं. तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पीएमएस का जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो कितना अहमियत का हामिल है. ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस बात से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीएमएस के अंदर जो फेलियर की रेशो है वो सबसे ज्यादा हमें नजर आती है जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर. इवन पीएमएस के बारे में जो एनालिसिस किया जाता है, समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि पीएमएस आप सिर्फ जनरल नॉलेज के एक पेपर को कंडक्ट करवा के तो आप जो है पीएमएस ऑफिसर्स को रिक्रूट कर सकते हैं, जिस तरह से जनरल नॉलेज का पेपर होता है. अच्छा जी, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारा जो लास्ट डेकेड है इसके अंदर हमें
थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच नजर आती है एग्जामिनर की तरफ से, चेकर की तरफ से। वो क्या अप्रोच नजर आती है कि हमें बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल इंग्लिश और उर्दू के अंदर कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल होते नजर आते हैं। उससे पहले हमें जो है वो इस डेकेड से पहले अगर हम देखें तो हमें जो फेलियर है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज के अंदर नजर आता था। ये लास्ट जो पीएमएस कंडक्ट हुआ 2019 का, उसके अंदर भी जो फेलियर की सबसे बड़ी रेशियो है वो हमें जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर नजर आती है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में बता देता हूँ कि आपने जनरल नॉलेज के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। और ये भी हम बात करते हैं अभी कि पीएमएस के का जो जनरल नॉलेज का पेपर है ये बाकी जो वन पेपर्स होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट नेचर का होता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर जो है, बाकी भी आप वन पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो भी जनरल नॉलेज का होता है, लेकिन ये जो पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर होता है ये बिल्कुल उनसे हट के होता है। अच्छा, उनसे हट के क्यों होता है? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने इसके साथ 11 और पेपर देने होते हैं और उन 11 पेपर्स के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर हैं। फॉर एग्जांपल इसमें चूंकि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं 6 जनरल नॉलेज को निकाल के 5 जो बच जाते हैं, वो 5 सब्जेक्ट्स की उनके सेपरेट पोर्शन है, उसमें उनका ऑब्जेक्टिव भी पोर्शन है, सब्जेक्टिव पोर्शन भी है। तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो उन पेपर्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जो आप वन पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश का पोर्शन होता है, उर्दू का पोर्शन होता है, इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन होता है, पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन होता है, ये उन्होंने एक कंपैरेटिव उन्होंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की होती है बाकी जो वन पेपर है। लेकिन जनरल पीएमएस के जनरल नॉलेज के पेपर में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसमें ना तो उर्दू का पोर्शन होता है और इंग्लिश का भी पोर्शन नहीं होता। इसमें वो इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके अंदर एक आध इंग्लिश का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 10 नंबर की इंग्लिश का पोर्शन जो है वो पीएमएस के जनरल नॉलेज के अंदर आ जाए। ये दो चीजें इसमें से निकल गई, दो चीजें पीछे रह जाती हैं, पाकिस्तान स्टडीज और हमें जो दूसरी इस्लामिक स्टडीज हमें नजर आती है। इसमें मैं आप लोगों को, पहले हम इस्लामिक स्टडीज की बात करते हैं तो इस्लामिक स्टडीज के हवाले से भी मैं बता देता हूँ कि जो बाकी वन पेपर होते हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट 10 नंबर का पोर्शन जो है वो इस्लामिक स्टडीज से ऐड किया जाता है। लेकिन पीएमएस का जो इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन है उसमें बड़ा लाइट मतलब वेटेज दी जाती है इस्लामिक स्टडीज को। फॉर एग्जांपल अगर वो इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन उसमें डालता भी है तो वो कुछ इस नेचर के होते हैं कि उसमें एक अमलगमेशन होती है इस्लामिक हिस्ट्री की। ठीक है, हमें बेसिकली लगता ये है कि ये इस्लामिक स्टडीज का क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली वो इस्लामिक हिस्ट्री जो है या इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर एक सब्जेक्ट है, उसका पोर्शन का क्वेश्चन जो है वो डाला जाता है। बेसिकली वो हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन है। दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडीज का। तो पाकिस्तान स्टडीज में अभी यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। अच्छा जी, ये जनरल नॉलेज का पीएमएस का पेपर जो है इसके बारे में और वन पेपर जो है इसके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये बेसिकली एक टेक्निक है। वन पेपर या जनरल नॉलेज का कोई भी पेपर जो है वो एक टेक्निक है। लोग ये समझते हैं कि जीके का पेपर जो है वो एक तुक्का है, एक जुआ है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हकीकत में जीके का पेपर जो है इसको निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है आपके लिए। वो कैसे, वो अभी हम जैसे मैं आपको एग्जांपल देने लगाऊं पाकिस्तान स्टडीज के पोर्शन से। हम जब पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन जो है उसके अंदर भी अभी हम उसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन की भी बात करते हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें मोस्टली ये होता है, उसमें भी पाकिस्तान स्टडीज के अंदर भी ट्रेंड चेंज होता रहता है। उसमें मोस्टली ये होता है कि आपसे जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पाकिस्तान हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली ये होता है कि आपको प्री पार्टीशन जो है वो जो टाइम पीरियड है उसमें से आपको ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें पीएमएस के जीके के पेपर में वो जो प्री पार्टीशन का पोर्शन है वो चूंकि पाकिस्तान स्टडीज में पूछ लिया जाता है, इस वजह से वो पोर्शन को स्किप हो जाता है। ठीक है, बाकी पीछे बच जाता है पाकिस्तान की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं
वो जो है वो PMS के जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसका कंपैरिजन हो गया। अब हम आते हैं PMS के जनरल नॉलेज के पेपर के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनके अंदर वेटेज कितनी है, परसेंटेज कितनी होती है। अच्छा, इसमें अभी हम जनरल नॉलेज के पेपर के साथ में थोड़ी इसके रीसेंट ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। रिसेंटली जो अभी BPSC के चेयरमैन है, उनका जो माइंडसेट है, हमें ऑब्वियसली जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम अपनी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उसकी जो माइंडसेट है उसका हमें आइडिया होना चाहिए। उसी के तहत हम जो है वो अपने जो पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अभी PMS को बूस्ट किया जा रहा है CSS के कंपैरिजन में, तो उसको एक पैरेलल जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल पैरेलल CSS के किया जाए। उसके लिए जो CSS वाले हैं वो ये क्लेम करते हैं, पहले तो ये क्लेम करते थे कि इसके PMS के 6 पेपर होते हैं, वो उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा जिसके अंदर हमारे साइंस के पेपर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन होता है, तो वो आप लोग जो है वो तो लेते ही नहीं है PMS के अंदर। तो अभी जो रीसेंट ट्रेंड है वो ये है कि जो हमें पिछले 3, 4, 5 सालों से नजर आ रहा है GK के पेपर में PMS के, वो ये है कि एवरीडे साइंस या जिसे आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी बोलते हैं, इसका 30 to 40% पोर्शन जो है वो GK के पेपर के अंदर इन्होंने डालना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि हमने जो इसके अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन है उसे तो हम किसी भी सूरत में रिस्क के तौर पे नहीं छोड़ सकते। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड जो है वो साइंस का नहीं है बल्कि सोशल साइंसेज का बैकग्राउंड होता है या लॉ का बैकग्राउंड है। उन एस्पायरेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जो एस्पायरेंट्स जो हैं वो साइंस के बैकग्राउंड के साथ आते हैं उनके लिए फिर कंपैरेटिवली जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो इजी हो जाता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जनरल साइंस और एबिलिटी का जो पोर्शन है उसे किसी भी तरीके से स्किप नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि उसको कैसे तैयार किया जाता है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब हम जब भी जनरल नॉलेज के पेपर की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज का पेपर, जैसे मैंने बात की कि ये एक जुआ नहीं है बल्कि एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है कि जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। हमने उन डायमेंशंस को तैयार करना होता है। वो डायमेंशन क्या क्या है उसकी हम अभी तस्करा करते हैं। जैसे उन डायमेंशन में एक इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन जो मैंने आपको कहा जी निकल गया, एक जो पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है वो हमारा GK के PMS के अंदर से निकल जाता है, ठीक हो गया जी। पीछे हमारे पास जो इसका जनरल नॉलेज के अंदर हमारे पास डायमेंशन बचती हैं, उसके अंदर हमने क्या क्या देखना होता है। हमने वर्ल्ड पूरी वर्ल्ड की जो जनरल नॉलेज है, जिसे जनरल नॉलेज कंसीडर किया जाता है या जिसकी बुनियाद बना के आपको बेसिक बुक्स मिलती हैं जनरल नॉलेज की मार्केट के अंदर, उसको हमने प्रिपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल उसमें एक तो ज्योग्राफी का पोर्शन आ जाता है। ज्योग्राफी के पोर्शन के अंदर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ग्लोब को। उसमें एक तो वाटर बॉडीज हैं और एक जो है वो लैंड मासेस हैं। वो वाटर बॉडीज के अंदर क्या आता है, उसके अंदर ओशंस आते हैं, सी आती हैं, रिवर्स आती हैं, कैनाल्स आती हैं, स्ट्रेट्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बे आती है, गल्फ्स हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको इसका आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम रिवर की बात करते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, शॉर्टेस्ट रिवर कौन सा है, इक्वेटर को कौन सा रिवर जो है वो 2 दफा क्रॉस करता है, लंदन सिटी जो है उसमें कौन सा जो है हमें नजर आता है रिवर, या फिर जो बड़ी हाईलाइटेड कैनाल्स हैं पूरी दुनिया में वो हमें पता होनी चाहिए। स्टेट्स के हवाले से पता होना चाहिए कौन सी स्टेट कहाँ पे कनेक्ट कर रही है, कहाँ से डिस्कनेक्ट कर रही है, लॉन्गेस्ट स्टेट कौन सी है, ब्रॉडेस्ट स्टेट कौन सी है, सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, ये वाली सारी चीजें। उसके बाद हम जब लैंड मासेस की तरफ आते हैं तो उसके अंदर फिर हमें जो माउंटेन रेंज हैं उनके बारे में, हाईएस्ट पीक्स जो हैं, डेजर्ट्स हैं, उसके अंदर फॉरेस्ट हैं, ये सारी की सारी चीजों का हमें आइडिया होना चाहिए।
ये चीजें जो है वो एक हमारी ज्योग्राफी का पोर्शन बनाती हैं। उसके बाद हिस्ट्री आ जाती, तो हिस्ट्री में भी आपको जो मेजर कंट्रीज हैं या मेजर रीजन्स हैं दुनिया के ऊपर, उनकी आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन्स हैं, उनकी बेसिक हिस्ट्री जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, यूएसए की, यूरोपियन हिस्ट्री, वो मेजर जो उसके पॉइंट्स बनते हैं उनका आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से। और अब उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो है करंट अफेयर्स का पोर्शन। अच्छा जी, करंट अफेयर का पोर्शन जो है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रही होती है पूरी दुनिया के अंदर, एक तो उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं मुल्क के अंदर, उनके बारे में पूछा जाता है। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं उनके नामों के बारे में, मिनिस्टर्स के नामों के बारे में पूछा जा सकता है। और जो एम्बेसडर्स हैं उनके बारे में, उनके नामों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये चीजें। और उसके बाद करंट अफेयर के अंदर जो डिफरेंट रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल एंटी करप्शन की रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, ये वाली रिपोर्ट्स जो पब्लिश हो रही है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। पॉपुलेशन की रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट्स का हमें आइडिया होना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे ये जनरल नॉलेज का मैंने आपको बता दिया कि मेनली इन एरिया से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सेकंड हमने बात की है जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन है, उसमें आपको एक तो मैथ के पोर्शन से 5-7 नंबर के क्वेश्चन लाजमी दिए जाएंगे। वो मैथ की जो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसे बोलते हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो भी अटेम्प्ट कर सकता है। फिर उसके अंदर बायोलॉजी का पोर्शन है, फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है। इन पोर्शन से जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमने बात कर ली है जनरल नॉलेज के पेपर की। सेकंड, अभी हम जो दूसरे पेपर की बात करेंगे वो इस्लामिक स्टडीज का है। अच्छा जी, इस्लामिक स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको फिर अगेन बताता हूं कि हमें जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करने की, उनको देखने की जरूरत होती है। जो पीएमएस का इस्लामिक स्टडीज का पेपर है कंपैरेटिवली टफ होता है। अगर आप इसको सीएसएस के साथ कंपैरिजन करें, ये टफ क्यों होता है इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। इसके टफ होने की रीजन क्या है? इसके टफ होने की रीजन ये है कि ये हर क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 वेरिएबल्स पूछता है। बाज दफा 2017 का जो पेपर है उसके अंदर उसने एक क्वेश्चन के अंदर 8 वेरिएबल्स पूछे हुए थे। आप फॉर एग्जांपल 12 से 16 हेडिंग अगर एक क्वेश्चन के अंदर देते हैं, वो 1 या 2 डायमेंशन नॉर्मली पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, या 1 या 2 वेरिएबल्स आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। लेकिन पीएमएस के पेपर के अंदर कम से कम आप एक्सपेक्ट करें कि आपसे 4 जो डायमेंशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, वो पूछे जाएंगे। आपके लिए यहाँ पे मसला ये है कि आपने उन सारे के सारे वेरिएबल्स को क्वेश्चन के अंदर टैकल करना है। उनके लिए आपने अलग से हेडिंग्स बनानी है ताकि एग्जामिनर को ये आइडिया हो सके कि आपने उसमें से कोई भी डायमेंशन क्वेश्चन की स्किप नहीं की। अगर आप उसमें से एक भी डायमेंशन स्किप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और उसके अंदर 4 वेरिएबल्स पूछे हैं और हर वेरिएबल के 5 नंबर जो एग्जामिनर अपने माइंड के अंदर सेट करके बैठा होता है, अगर आपने उसमें से एक जो डायमेंशन है उसको स्किप कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपको 20 में से नहीं बल्कि 15 में से नंबर दिए जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसका आपने ख्याल रखना है कि आपने अपने पेपर को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, आपने अपने पेपर को इस तरीके से डिजाइन करना है कि आपका कोई भी वेरिएबल ना छूटे। ये मैंने आपको बड़ा क्लियरली वाज़ह कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा इस्लामिक स्टडीज के पेपर के अंदर जो इशू होता है वो होता है जी टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि इतने ज्यादा वेरिएबल्स पूछ लिए जाते हैं कि नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है वो इसको मैनेज कर सकें। अच्छा, उसमें अभी मैं आपको रीसेंट इसकी जो मैं एविडेंस देता हूँ वो एविडेंस ये है कि 2019 का जो पीएमएस का इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन हुआ, उस पेपर के अंदर पेपर इतना लेंथी था कि जो चेयरमैन है उन्होंने कैंडिडेट्स को 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया।
मतलब इसका ये हुआ कि नॉर्मली 3 घंटे का आपका टाइम होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, लेकिन 3.5 घंटे टाइम दिया सिर्फ पेपर में क्वेश्चन की नेचर को देखते हुए, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल डायमेंशन और मल्टीपल वेरिएबल्स नजर आते हैं जिनको आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, एक तो इसकी वजह से ये होता है कि एस्पायरेंट जो है अपनी डायमेंशन छोड़ रखते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके कंपैरेटिव इस्लामिक स्टडीज में स्कोर लो होता है, लेकिन जिस कैंडिडेट्स को इस चीज का आइडिया होता है वो 70 तक क्रॉस करते हैं इसको। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फिर इसमें एक ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन होता है 20 मार्क्स का है। अच्छा, ये जो है वो कंपैरेटिवली इजी पोर्शन होता है और स्टूडेंट्स के लिए एक चांस होता है कि वो मोर देन 60 स्कोर जो है वो ले सके। वो कैसे ले सकते हैं कि जो पाकिस्तान स्टडीज का पीएमएस का पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन मुश्किल होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें आपको उसने ऑप्शंस नहीं दी होती, ठीक है, उसमें एमसीक्यू टाइप पेपर नहीं होता बल्कि वो ब्लैंक्स होते हैं जिनको आपने फिल करना होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दी होती हैं, तो वो कैंडिडेट्स के लिए इजी होता है कि वो 4 में से कोई एक ऑप्शन जो उसे आइडिया है वो उसको चूज कर सकता है और उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आपको पता है पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग का ट्रेंड है, लेकिन इस पेपर के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती, ना ही दी जाती है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अभी अगर किसी एस्पायरेंट का किसी भी पेपर को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैडम और मैं जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मौजूद हैं। Well, aspirants, thank you so much for attending this webinar. We wish you great success in this attempt, and we really wish that this would be an attempt that changes your life forever. And we really hope that the tips that we shared with all of you today, they will be of great help for you to tackle your papers. Now, if you have any sort of questions, you people are allowed to ask.